हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। बेटा, आज का सेशन हर उस बच्चे के लिए जो वास्तव में नीट 2025 को टारगेट कर रहा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज के सेशन से आप लास्ट में कंक्लूड कर लोगे कि 25 का पेपर कैसे आना है। बिल्कुल ठीक है, एक्चुअल में 25 के पेपर की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बीच में क्या हुआ है ना, लॉकडाउन की वजह से चीजें चेंज हुई। ठीक है, अब लॉकडाउन हटा तो चीजें वही चल रही थी अभी, बट लेटेस्ट अपडेट भी किया है इन्होंने। ठीक है, पैटर्न के अंदर जो ओल्ड पैटर्न था वो फिर से चालू कर दिया है। तो हम कुछ पुराने पेपर, बहुत पुराने नहीं, हम यहां टोटल एनालिसिस करने वाले हैं 21, 22, 23, 24, ये 4 साल के पेपर एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि 25 का पेपर कैसे आना है, कहां से आना है। यहां तक कि अगर आप चाहो तो मैं कुछ कंक्लूजन निकाल के दे दूंगा, ये कर लो तो आपको 70 to 80% पेपर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का इसलिए कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हर उस बच्चे के लिए जिसका टारगेट 2025 है। ठीक है, हर बच्चे के लिए। ठीक है, क्योंकि जो एनालिसिस मैंने की है, ठीक है, उसमें आपके नीट के हमने 4 सेट लिए हैं। ठीक है, पहला मैंने सेट लिया है यहां पर। ठीक है, क्यू सीरीज का सेट लिया है पहले मैंने। ठीक है, क्यू सीरीज का सेट लिया है, पूरी एनालिसिस की है इसकी। दूसरा M1 लिया है मैंने। ठीक है, M1 सीरीज का सेट लिया है। तीसरा मैंने इसके अंदर E1 सीरीज का सेट लिया है, पूरा E1 का सेट लिया है। और चौथा सेट लिया है मैंने अगेन M1 का। ठीक है, तो टोटल हम 4 नीट के 4 साल के पेपर को बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं इन 4 ईयर के पेपर्स को। ठीक है, इन 4 ईयर के पेपर्स में अब तक किस तरीके से पैटर्न आए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किन सब टॉपिक पर क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, किन सब टॉपिक को नहीं ध्यान दिया गया। ठीक है, बट एक चीज मैंने इसमें ऐड की है। ठीक है, जो डिलीटेड टॉपिक है उसकी मैंने एनालिसिस नहीं की क्योंकि वो डिलीटेड टॉपिक है, तो डिलीटेड टॉपिक की एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया है। क्लियर है? तो समझ में आ गया, हम 4 पेपर यहां एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, 4 नीट के पेपर एनालिसिस करने वाले हैं 4 साल के। अब आप समझोगे। ठीक है, इसके पीछे मैंने बता दूं, प्रॉपर तरीके से मैंने हर साल के पेपर को प्रॉपर स्टडी किया, प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से हमने कॉलम बनाए हैं। ठीक है, 2024, 23, 22 और 21, ये 4 साल के मैंने कॉलम बनाए हैं। इसके अंदर हर कॉलम के अंदर सबसे पहले पूरी एनसीईआरटी के हमने चैप्टर डिवाइड किए, हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए और कितने सब टॉपिक के क्वेश्चंस आए, आप समझना मेरी बात, और कितने सब टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनकी कंपाइल स्टडी की है। कंपाइल स्टडी एकदम क्लियर कर देगी कि एक्चुअल में 25 का पेपर कैसे आना है। ठीक है, देखो अभी क्लियर होता है। तो अब क्या करना, जब भी आप रिवीजन करोगे तो एक बार इस एनालिसिस को देखोगे, और चैप्टर वाइज एनालिसिस की है मैंने, जैसे कि उस चैप्टर के इन टॉपिक को तो करना ही है, समझ गए ना मेरे, उन टॉपिक को तो छोड़ के जाना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं नीट 24, 23, 22, 21, ये पैटर्न लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं। एनिमल किंगडम में अगर हम लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं जो हुआ था, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फिश, तो फिश में बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश के एग्जाम्पल में से सेलेक्ट और इनकरेक्ट सेलेक्ट करने थे। दूसरा इनवर्टिब्रेट मिक्स, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट पर अक्सर मिक्स क्वेश्चन आता है। इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के जो एग्जाम्पल होते हैं उसको मैचिंग करने होते हैं। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट छांटने होते हैं, और अक्सर कर मैचिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन था। और फीचर्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, तो नॉन कोऑर्डिनेट्स के फीचर और कोऑर्डिनेट के फीचर ध्यान हो, कोऑर्डिनेटा के अंदर देखा नोटोकॉर्ड, हार्ट की पोजीशन, नर्व कॉर्ड, सब पोस्ट एनल टेल, ये कोऑर्डिनेट के और नॉन कोऑर्डिनेट के फीचर में कंपैरिजन दे रखा है, उस चार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फीचर्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आए थे एनिमल किंगडम में 2024 में। ठीक है, ऐसे 23 में 4 क्वेश्चन आए थे, तो देखना ध्यान से समझना। फीचर्स ऑफ मैमल्स, तो यहां फीचर्स ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट दे रखा है, फीचर ऑफ मैमल मिक्स क्वेश्चन था, इसमें सारे मैमल्स को इंक्लूड कर दिया था, जिसमें डकबिल प्लेटिपस भी था। ठीक है, उसके कंपाइल स्टडी की है इन्होंने। फीचर्स ऑफ कॉर्डेटा या नॉन कॉर्डेटा थोड़ा चेंज कर दिया, कॉर्डेटा। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने कहा भी था क्वेश्चन आ जाता है, तो एक क्वेश्चन यहां भी दिख रहा है, और इनवर्टिब्रेट अगेन मिक्स। ठीक है, अगर मैं 22 में बात करता हूं तो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पे एक क्वेश्चन था, एक आर्थ्रोपोडा पे क्वेश्चन था, एक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट, देखो कॉर्डेट फीचर यहां भी आया है, कॉर्डेट फीचर यहां आया है, और लगभग नॉन कॉर्डेट फीचर यहां आ गया है, और मैमल्स के फीचर यहां आ गया है। ठीक है,
21 में अर्थवॉर्म पर एक क्वेश्चन आया था, तो बच्चों ने कहा आउट ऑफ सिलेबस है। इनवर्टिब्रेट पर मिक्स और वर्टिब्रेट पर मिक्स, इन दोनों इनवर्टिब्रेट पर मिक्स क्वेश्चन है। बर्ड पर एक क्वेश्चन आया था, याद हो, उसमें पूछा था ईयर किस ऑप्शन थे, उसमें एग्जांपल थे, ईयर पूछी थी, ईयर किसकी बोन के अंदर ईयर फिलिंग होलो बोन होती हैं, तो उस पर क्वेश्चन था। ऑर्थोपोडा पे क्वेश्चन था, इनवर्टिब्रेट मिक्स। तो अक्सर कर तुम देखना, अगर इन 4 सालों के अंदर मैं इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की बात कर रहा हूं तो मिक्स करके, यानी कई चीजें मतलब एक साथ कई फाइलम को कंपाइल करके पूछ लेते हैं, मैचिंग करवा लेते हैं, या समझना मेरी बात, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे। 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, ट्रू एंड फॉल्स उसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ गया। वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट के एग्जाम्पल, कंक्लूजन क्या निकलेगा, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल कर लो, लगभग सारा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लगभग सारा ही देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, फीचर्स पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, फीचर्स पर, और जहां भी मिक्स लिखा हुआ है वहां एग्जाम्पल पर क्वेश्चन ज्यादा है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, कॉकरोच पर 2 क्वेश्चन कॉकरोच पर है, स्ट्रक्चर पर एक, डाइजेस्टिव सिस्टम पर और एपिथेलियल टिश्यू पर 24 के अंदर 3 क्वेश्चन थे। तो जब भी ध्यान रखना, एनिमल किंगडम पढ़ोगे एक बार इसको एनालिसिस करने के बाद रिवीजन करोगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें तीनों ही सिलेबस में है। इस साल एड ऑन क्या कर दिया उन्होंने, फ्रॉग पर क्वेश्चन नहीं दिया था 24 में, अब आएगा, ध्यान रखना। कॉकरोच पर क्वेश्चन 2 थे और एपिथेलियल टिश्यू पर 1 था, एक स्ट्रक्चर पर था और एक डाइजेशन पर था। 23 के अंदर ध्यान रखना, कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम पर था, कॉकरोच के स्ट्रक्चर पर था, टिश्यू मिक्स था, एग्जांपल दे रखे थे, और कनेक्टिव टिश्यू पर एक क्वेश्चन था। तो 4 क्वेश्चन आए भाई, यहां 3 क्वेश्चन आए, समझ में आया। तो यहां भी ध्यान से देखोगे 3 से 5-6 क्वेश्चन तक का वेटेज है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन का वेटेज, क्लियर है बिल्कुल। यहां देखोगे 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही रहे हैं, ठीक है, 2 से 4 क्वेश्चन के बीच का वेटेज है, पर लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चलोगे 3 क्वेश्चन का वेटेज है, ठीक है। कॉकरोच पर 2 हैं, टिश्यू पर 2 हैं, ठीक है। हाँ, अब 22 में देखोगे टिश्यू पर मिक्स्ड है, कनेक्टिव टिश्यू है, कॉकरोच है, कॉकरोच हर बार आ रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जंक्शन, अगेन कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, और फ्रॉग भी इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को छोड़ के मत जाना, कॉकरोच और फ्रॉग को पढ़ के जाना। और टिश्यू लगभग रिपीट कर रहा है, टिश्यू में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा, टिश्यू में एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। हाँ, तो यहां तक क्लियर है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर ब्रीदिंग की बात करते हैं तो ब्रीदिंग के अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, समझ गए ना मेरी बात। पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से हर साल क्वेश्चन, देखो 24 में भी है, 23 में भी है, ठीक है, यहां नहीं है, ठीक है, फिर और यहां नहीं है, ठीक है। यानी लेटेस्ट पैटर्न्स देखो 23, 24 में लगातार क्वेश्चन है। इससे पीछे क्वेश्चन काफी बार आया हुआ था, पर 4 की मैं एनालिसिस कर रहा हूं, लगातार मिल रहा है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से देखो एक क्वेश्चन 24 में भी है, ठीक है, और एक क्वेश्चन 21 में भी है, ठीक है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व 2 बार रिपीट हुआ है, क्लियर बिल्कुल। अब ध्यान से, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और पार्शियल प्रेशर, इस पर क्वेश्चन दोनों जगह देखने को मिल रहा है। अल्टीट्यूड सिकनेस पर एक बार क्वेश्चन आया था, अब नहीं आएगा क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में हार्ट, ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग 3 चीज करके चले जाना, फिर से बोल रहा हूं, हार्ट, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉटिंग, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहीं से है। जैसे देखो हार्ट पर ध्यान से देखो, कंडक्टिव पाथवे पे क्वेश्चन है, ईसीजी पे क्वेश्चन है, और ब्लड ग्रुप पर क्वेश्चन है 24 में, ठीक है। अगर मैं 25 में देखता हूं, ईसीजी पर यहां पर भी दे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो, ईसीजी पे लगातार रिपीट किया है। अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, ब्लड ग्रुप पे यहां भी है, ब्लड ग्रुप पे यहां भी दे रखा है 22 के अंदर, और देखो 21 में भी ब्लड ग्रुप पर क्वेश्चन है। ब्लड क्लॉटिंग पर यहां भी दे रखा है, और ध्यान से देखोगे और भी कहीं दे रखा है, यहां भी दे रखा है। यानी वही टॉपिक बार बार रिपीट कर रहे हैं ये लोग, भाई वही टॉपिक। तो इन टॉपिक को समझना होगा, वो कौन से टॉपिक हैं जहां से रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको कंडक्टिव पाथवे यानी हार्ट पूरा करके जाना है, ईसीजी प्रॉपर करके जाना है, ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग छोड़ के नहीं जाना, पूरा का पूरा देखो 2 ही चीजों में घूम रहा है, हार्ट और ब्लड ग्रुप और ब्लड क्लॉटिंग, आप समझ 4 सालों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी, नेक्स्ट, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो, जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिवीजन लगाओगे तो ध्यान समझना, नेफ्रॉन के फंक्शन पर क्वेश्चन आता है, जक्स्टा मेडुलरी पे यहां भी क्वेश्चन है, जक्स्टा मेडुलरी पे यहां भी क्वेश्चन है, ठीक है। जक्स्टा मेडुलरी पर देखो यहां पर भी क्वेश्चन है, यानी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन या जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस लगभग हर साल आ रहा है, तो छोड़ के नहीं जाना भाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में दे रखा है, तो फंक्शन आ गया,
ठीक है। हार्मोनल रेगुलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यहां दे भी रखा है 23 में आया हुआ है भाई, एडीएच के थ्रू रेगुलेशन, रास और एएनएफ के थ्रू रेगुलेशन, ठीक है, आप समझ रहे हो। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड इन एनिमल मिक्स है बिल्कुल, ठीक है, जिसमें क्या दे रखा था, एनिमल्स के एग्जांपल दे रखे थे, इधर नाइट्रोजनस बेस दे रखे थे, किसका करेक्ट और इनकरेक्ट मैचिंग करना था इसके अंदर, ठीक है। और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल जो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करते हैं, जो एरिथ्रोपोइसिस कराता है, यानी कंक्लूजन क्या निकल रहा है भाई, जेजी सेल छोड़ के नहीं जानी है, यस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल छोड़ के मत जाना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखो जरा, अगर मैं लोकोमोशन की बात करता हूं तो कितना गजब का कंक्लूजन निकल रहा है लोकोमोशन में, ध्यान से समझना, गजब में इसलिए बोल रहा हूं, मैं खुद शॉक्ड हूं कंक्लूजन के बाद, ठीक है। जॉइंट पर क्वेश्चन यहां पर भी है, डिसऑर्डर पर यहां पर भी है, जॉइंट पर क्वेश्चन यहां पर भी है, जॉइंट डिसऑर्डर, समझना मेरी बात, अगेन डिसऑर्डर 2 बार, फिर देखो जॉइंट और डिसऑर्डर। अगर तुमसे कहा जाए कि भाई लोकोमोशन में क्या करके जाओ, क्या मिनिमम पढ़ के चले जाओ, जॉइंट और डिसऑर्डर, जरा सा लास्ट में जॉइंट और डिसऑर्डर दे रखा है, बस इतना करके चले जाओ, क्वेश्चन छपा मिलेगा आपको, ठीक है। यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां से है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और स्मूथ मसल्स पर, क्योंकि तीनों का कंपैरिजन दे रखा है ना, तो टाइप्स ऑफ मसल्स और स्मूथ मसल्स क्वेश्चन लगभग एक जैसे थे, ठीक है, उसमें स्मूथ के बारे में, इसमें तीनों के बारे में कंपाइल किया गया था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक साथ दे रखा है, आप समझ गए ना मेरे, तो लगभग वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिलीटेड पार्ट के क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं, डिलीटेड पार्ट का मतलब है सेंसरी ऑर्गन, रिफ्लेक्स एक्शन और आपके बैकबोन वाले जो क्वेश्चन थे उनको मैंने हटा दिया है। उनके बाद जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि देखो पहले इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आते थे, हटा दिए मैंने, ठीक है। यहां सिर्फ टाइप्स ऑफ साइनेप्स पर क्वेश्चन मिल रहा था, लिम्बिक सिस्टम फंक्शन पर क्वेश्चन मिल रहा था, अब जो क्वेश्चन पूछेगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ब्रेन स्ट्रक्चर और ब्रेन फंक्शन, तो यही टॉपिक आपको करके जाने हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर और ब्रेन फंक्शन 24 के हिसाब से, ठीक है। अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करता हूं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में स्टेरॉयडल हार्मोन पर क्वेश्चन आया है, एक्शन मैकेनिज्म पर आया है, डिसऑर्डर पर आया है, थायराइड हार्मोन पर आया है, फंक्शन ऑफ हार्मोन पर आया है, यानी फंक्शन ऑफ हार्मोन करके जाने, ठीक है, यानी हर ग्लैंड के हार्मोन और उनके फंक्शन, देखो यहां पर भी, ठीक है, स्टेरॉयडल हार्मोन फंक्शन ही पूछा था, एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन आ गया, इसमें एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन के अंदर एफएसएच वाला जो दे रखा है एनसीईआरटी डायग्राम, उस पर क्वेश्चन था, डिसऑर्डर पर क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन पर, फंक्शन ऑफ हार्मोन पर अगेन मिक्स आ गया सारे फंक्शन, फिर फंक्शन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन पर आ गया, यानी फंक्शन पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाद बाकी का समझ में आ रहा है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्लासिफिकेशन से, डिसऑर्डर से बन सकता है, फंक्शन दोनों जगह पूछा जा रहा है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगर 12th में बात करता हूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेरी बात समझ लेना, अगर 12th में बात करता हूं, क्योंकि 11th का मैंने पूरा कंपाइल किया है, ये वो टॉपिक है, उतना कर लो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। मैं एक्चुअल में सच कह रहा हूं, बहुत मतलब 3 दिन से मैं इनका पूरी एनालिसिस कर ही रहा हूं, तो उसको हल्के में मत लेना, ठीक है। एक एक चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने मेंटेन किया है, आगे पीछे हर तरीके से, तब जाके चीजें बनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको सिंक्रोनाइज भी किया है, तो आपको मतलब आपको बहुत टाइम लगता है इतना करने में, ठीक है, तो कोशिश की है कि आपका टाइम बचे, आप इसके हिसाब से रिवीजन स्ट्रेटेजी डिजाइन करो, और जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको तो करके ही जाना है, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे कहूंगा, जो सब टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, चाहे वो 11th हो या 12th, अगर उन सब टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी जाए आपको, हर सब टॉपिक पर 10 से 15 20 तक क्वेश्चन करा दिए जाएं, तो बताओ, मतलब कमेंट में चाहिए रिस्पॉन्स मुझे, अगर कमेंट में आप रिस्पॉन्स दोगे तो मैं वो सीरीज लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है, पर क्या चाहिए मुझे, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। कमेंट में आप एक बार रिस्पॉन्स दो कि इसके हिसाब से क्या क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, आप इसके हिसाब से ये पता कर रहे हो कि यार कौन से सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आया है, या पूरे चैप्टर में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर इन 4 सालों में क्वेश्चन आया है, ये क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। अगर इन्हीं टॉपिक और सब टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए तो मतलब मजा आ जाएगा, समझ गए ना मेरी बात। और सर एक साथ क्वेश्चन नहीं मिलते, अगर आप प्रोवाइड करा दो, कमेंट में चाहिए मुझे रिस्पॉन्स आपका, तो ही वो चीज मैं आगे बढ़ाऊंगा, और कमेंट कम से कम मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, तब जाकर के मैं समझूंगा कि मैक्सिमम बच्चा इसको लाइक कर रहा है, मैक्सिमम बच्चा चाहता है कि यार ऐसा करा दिया जाए, क्योंकि एक स्टेप तो मैं बढ़ा दिया आपको, ठीक है, कौन सा स्टेप, कि भाई पहले पता चलना था सर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, किन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए, कौन से सब टॉपिक ज्यादा रिपीट हुए, वो कंक्लूजन यहां निकल जाएगा आपको, ठीक है।
फिर सेकंड स्टेप मैं लेकर के आऊंगा, पर कमेंट में रिस्पॉन्स चाहिए तो मैं 100% लेके आऊंगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यानी 3 से 4 क्वेश्चन का मिनिमम वेटेज है, पर अब वेटेज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। क्लियर है? अगर ध्यान से देखोगे, एक्सटर्नल जेनिटलिया से क्वेश्चन आया, लैक्टेशन से, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और स्पर्मेटोजेनेसिस से 24 में। पीछे जाओ, क्या मैच कर रहे हैं टॉपिक? मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंप्लांटेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, रिपीटेशन हुआ। ऊजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस से हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान रखो, ठीक है। फिर ऊजेनेसिस देखो, इस 22 में 3 क्वेश्चन आया, तीनों क्वेश्चन गैमीटोजेनेसिस से हैं। क्लियर है? बिल्कुल। यहां पर हाँ, पार्चुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे और फर्टिलाइजेशन से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंप्लांटेशन क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही थे, ठीक है। अगर मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं 2 क्वेश्चन का मिनिमम वेटेज तो है, तो तुम देख लो 2 क्वेश्चन का मिनिमम वेटेज आपके सामने नजर आ रहा है, पर मैक्सिमम 3 तक गए हैं। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक चीज ध्यान रखना, अभी कंक्लूजन निकलेगा। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, बोलो 4 में से 3 सालों में तीनों साल रिपीट हुआ है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, भाई 4 साल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से क्वेश्चन आया है। तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की हम आपसे डिस्कस करें तो 2 टॉपिक तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक बार एसटीडी से भी आया है और एमनियोसेंटेसिस से भी आया है। क्लियर है? बिल्कुल। ये 2 नए टॉपिक हो गए, एडिशनल टॉपिक। यानी इन 4 साल के टॉपिक को भी तुमने कर लिया ना, मजा आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कराएंगे, पर शर्त है कमेंट के अंदर मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि वास्तव में आप चाहते हो या नहीं चाहते। नहीं चाहते कोई बात नहीं, हम दूसरी सीरीज लेकर के आएंगे। आप कहोगे तो हम इसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ध्यान से देखना, 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब पहले इसकी इंपॉर्टेंस कम थी, पर धीरे धीरे अप्लाइड है तो इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं। क्लियर है? समझ रहे हो? तो किसी न किसी का वेटेज बढ़ेगा। वेटेज किसका बढ़ रहा है? अप्लाइड। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज छोड़ के मत जाना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ह्यूमन डिसीज से हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। ह्यूमन डिसीज, ह्यूमन डिसीज 2 क्वेश्चन, ह्यूमन डिसीज अगेन क्वेश्चन, ह्यूमन डिसीज अगेन क्वेश्चन, ह्यूमन डिसीज अगेन क्वेश्चन। तो कैसे छोड़ोगे ह्यूमन डिसीज को? भाई लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है ह्यूमन डिसीज से, छोड़ना ही नहीं है। ड्रग से 24 में भी आया है, ड्रग से 23 में भी आया, और दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है। आप लगा के देख लो, दोनों क्वेश्चन सेम मिलेंगे आपको। लिम्फोइड ऑर्गन से एक क्वेश्चन है, एचआईवी की लाइफ साइकिल से एक क्वेश्चन है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स से एक क्वेश्चन है, और ऑटो इम्यूनिटी से भी क्वेश्चन डाल रखा है उन्होंने, और यहां डिसीज से, अगेन डिसीज से आगे वायरल डिसीज और कॉमन ह्यूमन डिसीज, ठीक है। इवोल्यूशन से अगर मैं बात करूं, मैं अक्सर बोलता हूं कि हार्डी विंग वर्क मत छोड़ के जाना, और होमोलोगस ऑर्गन से तो लगभग हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप ही देखो, हार्डी विंग वर्क, होमोलॉगी से आ गया क्वेश्चन, होमोलॉगी से क्वेश्चन आ गया, नेचुरल सिलेक्शन से भी क्वेश्चन आ गया, फिर अगेन अच्छा एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो हार्डी विंग वर्क और होमोलॉगी से तो लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो समझना मेरी बात, ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन है, हार्डी विंग वर्क आ गया, होमोलॉगी, और एरा से भी क्वेश्चन आया हुआ है। डायरेक्ट थ्योरी में एरा नहीं दे रखे इन्होंने, इवोल्यूशन में डायग्राम बना रखा है जिसमें उन्होंने रेप्टाइल से सबको ओरिजिनेट करके दिखाया है, उसमें एरा दे रखे हैं, ठीक है। एजोइक, मीरोजोइक, ठीक है, सीनोजोइक, प्रोटीरोजोइक, इस तरीके से एरा दे रखे हैं, ठीक है। उन एरा से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, एरा थे और कौन से एनिमल उस एरा में मिलते हैं, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है। एडेप्टिव रेडिएशन से एक नहीं 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर फाउंडर इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 इफेक्ट दे रखे हैं, फाउंडर और बोटलनेक इफेक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल पॉपुलेशन। तो बेटा यहां ध्यान रखना, फाउंडर इफेक्ट से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं, समझ गए ना मेरी बात। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, बायोटेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा वेटेज आपके सामने भर भर के क्वेश्चन है। अगर मैं 24 की बात करता हूं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्वेश्चन है हिंद 2 पर, क्लोनिंग वेक्टर से क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर से 2 क्वेश्चन थे, आप समझना, और पीवीआर 322 अगेन क्लोनिंग वेक्टर है। तो सारी कहानी कहां घूम रही है, क्लोनिंग वेक्टर के अराउंड ही घूम रही है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब यहां 23 में देखोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर भी दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। जीन गन क्लोनिंग वेक्टर दे रखा है, और यहां पर हाँ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए के अंदर हमेशा एक ही चीज पूछता है, चील्ड इथेनॉल डालने पर क्या होगा, हर क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी, चील्ड इथेनॉल डालने पर क्या होगा, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है।
अब फिर से देखोगे 22 में क्लोनिंग वेक्टर पे क्वेश्चन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और सेलेक्टेबल मार्कर। लगभग वही टॉपिक घूम रहे हैं, लगभग वही टॉपिक, ठीक है। अगेन देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पीवीआर 322, पीसीआर पे 2 क्वेश्चन है और आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसमें भी चील्ड इथेनॉल पे पूछा था। यानी अगर मैं आपसे कहूं तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके जाओ, पीबीआर 322 उसमें से अच्छे से छाप लेना ब्रेन के अंदर, और सेलेक्टेबल मार्कर की मैंने 2 एक्सपेरिमेंट कराए थे, भूलना नहीं है उसको, समझ में आया, ठीक है। टेक्निक की बात करता हूं तो आपको पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दोनों अच्छे से पता होनी चाहिए, दोनों पर क्वेश्चन है। जबकि मैं अगर एप्लीकेशन की बात करता हूं, ठीक है, बीटी टॉक्सिन से क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन आए, देखो यहां बीटी टॉक्सिन और जीन थेरेपी। जीन थेरेपी बड़ा कॉमन है, जीन थेरेपी, अगेन जीन थेरेपी, जीन थेरेपी में 2 क्वेश्चन है, जीन थेरेपी पे क्वेश्चन आते हैं। अर्ली डायग्नोसिस में एलाइजा, पीसीआर, ठीक है, और ऑटो रेडियोग्राफी, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो ये कॉमन टेक्निक्स हैं जो अर्ली डायग्नोसिस में पूछी ही जाती हैं, ठीक है। और यहां ध्यान से देखोगे ह्यूमन इंसुलिन पे भी क्वेश्चन देखो कितने आए ह्यूमन इंसुलिन पर, यहां भी ह्यूमन इंसुलिन पर है, यहां भी ह्यूमन इंसुलिन पर है। अर्ली डायग्नोसिस पर मिक्स क्वेश्चन दे रखा है, अगेन अर्ली डायग्नोसिस पर ऑटो रेडियोग्राफी पे दे रखा है, जीन थेरेपी पे दे रखा है। यानी अगर कहा जाए तो बड़े कॉमन टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब भी आप बायोटेक पढ़ोगे तो इन कॉमन टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लेना, एंजाइम नहीं छोड़ने, वेक्टर नहीं छोड़ने, बायोरेक्टर देख लेना। बायोरेक्टर वैसे इस साल आ गया था 24 में और 25 में प्रोबेबिलिटी कम है, पर पीबीआर 322 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा कौन सा है जो यहां आया है, यहां नहीं आया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आरडीटी स्टेप, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जीन गन, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस बार आने की प्रोबेबिलिटी है 2025 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन निकाल पाओगे कि यार ये टॉपिक इस तरीके से पूछे गए हैं, ठीक है, इसके हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब टॉपिक है, ठीक है। इनको अगर मैं अच्छे से कर जाऊं या इन पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूं तो मजा आ जाएगा, आप समझ में आ गया। तो इसके बेस पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, ठीक है। क्या हमें छोड़ के नहीं जाना, समझ रहे हो, और टाइम अगर नहीं है तो क्या छोड़ के जा सकते हो, समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सारे टॉपिक मैंने कंपाइल करा दिए हैं, एक्चुअली मैं दिल से बोल रहा हूं, बहुत तरीके से मैंने काम किया है इस पर। तो इसको पॉइंट्स को लिख लेना और जब भी रिवीजन करोगे इसके बेस पर करना। और मैंने पहले ही बोला कमेंट में आपको बताना होगा, ठीक है, कि इस पर आगे आगे क्या करना है, ठीक है, वो आप बताओगे तो मैं आगे इसको लेकर के आऊंगा। एक चीज और, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस हम आपको करा देंगे। सोचो अगर आपको ये मालूम पड़ गया कि कौन से क्वेश्चंस रिपीटेशन हो रहे हैं, इससे 2 फायदे, एक तो आपके पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए, ये सारे पीवाईक्यू मैंने करा दिए आपके, ठीक है, पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो गए 4 साल के। दूसरा, अगर आपको इसी पैटर्न पर हम टेस्ट भी प्रोवाइड करा दें, पूरी टेस्ट सीरीज, तो सोचो सोने पर सुहागा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लेटेस्ट अभी लेकर के आ रहे हैं AITS 180, जिसमें लेटेस्ट पैटर्न, जो भी लेटेस्ट पैटर्न लॉन्च किया है, इस पैटर्न पर पूरा टेस्ट सीरीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एररलेस है ही, ठीक है। एररलेस इसलिए बोल सकते हैं हम लोग क्योंकि पूरी टेस्ट सीरीज खुद, मतलब टीचर मतलब अपनी गाइडेंस में नहीं बना रहा, खुद ही बना रहा है, ठीक है। जूलॉजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बॉटनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तरुण सर की है, केमिस्ट्री में सारे के सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग सर्वेश सर, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स के अंदर, ठीक है, आपके ACP सर लगे हुए हैं, समझ रहे हो, BN राय सर लगे हुए हैं, और भी एक दो टीचर और मिला करके नए टीचर भी ऐड हुए हैं, ठीक है, वो भी इसमें मिलकर के बेहतर तरीके से उसको कंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ये टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं, ये बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्योंकि बहुत बैलेंस तरीके से आपको बता ही दूं मैंने, जैसे हमें पता है कि हर बार इन सब टॉपिक पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इन सब टॉपिक पर क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में डाल दें। एक चीज और है, मैं अगले एक एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं, उसमें यह भी बताने वाला हूं आपको कि क्वेश्चन वाइज कितने हर साल AR आए हैं, कितने हर साल, ठीक है, मैचिंग वाले आए हैं, कितने हर साल, ठीक है। आप कह सकते हो उसके अंदर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, एक होते हैं 5 या 6 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कितने करेक्ट हैं कितने इनकरेक्ट हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस करके लेकर के आ रहा हूं। एक बहुत बेहतरीन, मतलब मेहनत चल रही है उस पर भी, ठीक है, उसके बेस पर कुछ और कंक्लूजन निकालूंगा, बट अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। इसी के बेस पर हमने इस AITS 180 को डिजाइन किया है बहुत बेहतर तरीके से, लेटेस्ट पैटर्न पर है, टोटल 16
और +2 18 पेपर हैं इसके अंदर, बिल्कुल 18 पेपर हैं। 2 पेपर हम ऑनलाइन कराने वाले हैं लाइव एकदम, ठीक है। 16 पेपर आपको घर तक पहुंचाए जाएंगे बाई पोस्ट, OMR शीट के साथ, ठीक है, विद सॉल्यूशन बुकलेट के साथ, ठीक है। क्लियर बिल्कुल। इसमें क्लास 11 के कुछ पेपर हैं, क्लास 12 के कुछ पेपर हैं, 2 + 1 ऑनलाइन, ठीक है, 3 और 3 6, 12 टोटल फुल मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट नीट। 25 उसमें झलकेगा, समझ में आया? हाँ समझ रहे हो, उसके पैटर्न से हैं। तो फर्स्ट पेपर जो डेट है 9 फरवरी दे रखा है, ठीक है। लास्ट पेपर डेट 3 मई दे रखा है। यानी जब आप पेपर देने जाओ पूरा तैयारी से कि भाई पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नीट को मैं कई बार मल्टीपल टाइम दे चुका हूं, उस कॉन्फिडेंस से जाना है आपको, ठीक है। ये पूरा आपको बता ही चुके हैं हम लोग, ठीक है, कि भाई 9 फरवरी से हमारा पहला ऑनलाइन आ रहा है, 16 फरवरी से दूसरा ऑनलाइन आ रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा फुल सिलेबस सॉल्यूशन डिस्कशन, ठीक है। 11th ठीक है, कंप्लीट 11th, ठीक है। यानी आपका 9 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे, आपके एक 11th का है, फिर एक 12th का है, फिर एक 11th का, 11th का, फिर 12th का, ठीक है। फिर यहां से 11 12 कंबाइंड चालू हो जाएंगे, 12 आपके। क्लियर है बिल्कुल। तो टोटल आपके पेपर किस तरीके से अरेंज है, इनका पैटर्न क्या है, पूरा का पूरा हमने यहां पर पैटर्न दे रखा है आपको, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा मुझे तो बता ही दिया आपको, ठीक है, कि इसमें OMR शीट मिलेगी, प्रॉपर तरीके से टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, ठीक है। 180 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर रहेंगे, ठीक है। इसका जो प्राइस अभी रिड्यूस कर दिया है सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर, ठीक है, 1199 और 699 ऑनलाइन। ये एट होम का मतलब है सब कुछ बाई पोस्ट आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, बस आपको स्टार्ट करना है और लगना है साथ में, ठीक है। तो ये मतलब एनालिसिस बहुत कुछ कंक्लूड कर रही है कि क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है, किस चीज को किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो अब कमेंट में आप बताओ कि और क्या हम ऑनलाइन बेटर कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि 2025 को इस बार वास्तव में सीरियसली फोड़ना है। और हमेशा बोलता हूं बेटा, अपने अनकॉन्शियस माइंड को हल्के में मत ले लेना, ठीक है। यस, क्योंकि जिस पानी के ऊपर जो आपको आइसबर्ग दिखता है ना थोड़ा सा, नीचे उसके बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। ऐसी जो आपका ब्रेन है ना, आप समझ रहे, कॉन्शियस ब्रेन, जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो इंटरनल ब्रेन जिसे कहते हैं, आपको उसकी पावर नहीं पता, पर वो कैसे एक्टिवेट होता है, क्योंकि आप दिन भर क्या सोचते हो और आपको लगता है यार मैं कर पाऊंगा कर पाऊंगा कर पाऊंगा, तो आप समझ रहे हो ना, आपके जो इंटरनल ब्रेन है आपका, ठीक है, सबकॉन्शियस ब्रेन, वो आपको ऐसा कराना चालू कर देगा, हाँ यार कर पाएगा ये, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा। और आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है, यार मुझे डर लग रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डाउट, तो वो डाउट वाला काम करना चालू कर देगा, और एक्चुअल में जो चीज अचीव हो रही होगी वो अचीव नहीं हो पाएगी। मतलब बहुत पावरफुल ब्रेन होता है सबकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है, मतलब बहुत पावरफुल, मतलब ऐसे रिफ्लेक्स देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आप कह रहे मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, ठीक है, वो अगर आपने मन से सोच लिया कि आप नहीं कर पाओगे तो वो आपको करने भी नहीं देगा, और आपने सोच लिया कि आप कर पाओगे तो अच्छा कितना भी अनफेवरेबल कंडीशन आए ना, वो जो इंटरनल ब्रेन है आपका वो करवा लेगा आपसे, ठीक है। तो बहुत पावरफुल है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, बट यही है, पॉजिटिव रहना, ठीक है, और एकदम फोकस करना। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरा भी सारे, मतलब इसी वीक मेरा ऑनलाइन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक मेरा ऑफलाइन खत्म हो जाएगा, और डट के आपके संग मेहनत करने वाला हूं एग्जाम तक, डट के मेहनत, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि और बेटर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं इस एनालिसिस के बाद। क्लियर बिल्कुल। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय।